वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं बच्चों अपना टेंथ क्लास के जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों ये, और एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ साथ हम इनको समझेंगे और याद भी करेंगे, बहुत ईजी वे से इनको याद करेंगे बच्चों, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। संसाधन की सही परिभाषा क्या है? तो संसाधन होते हैं बच्चों हमारे रिसोर्सेज, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अपना जीवन जीने में। तो ए ऑप्शन है इसका, जो तकनीक रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। बी है, केवल प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं होती हैं संसाधन। सी है, केवल खनिज पदार्थ। डी है, केवल मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ए, क्योंकि संसाधन जो तकनीकी रूप से सुलभ हो, टेक्नोलॉजी हो हमारे पास उसको बनाने के लिए, आर्थिक रूप से संभव हो यानी कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीली ना हो, और सांस्कृतिक रूप से उसे स्वीकार्य हो यानी हमारा समाज, हमारा कल्चर उसको स्वीकारने की, एक्सेप्ट करने की अनुमति दे। जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी वही संसाधन बन पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? यानी संसाधनों को हम ऐसी क्या चीज़ है जिसके हिसाब से उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो पहला है, ए है रंग, बी है उत्पत्ति, सी है आकार, डी है वजन। तो संसाधन जो होते हैं बच्चों उनको हम उत्पत्ति, ओरिजिन के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है सौर ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी इसको भी कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं बच्चों जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम उनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो सूरज की रोशनी ऐसी ही चीज़ है जो हमें रोज़ प्राप्त होती है। ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा भी बना पाएँ, दोबारा भी इस्तेमाल कर पाएँ, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, संभावित संसाधनों का सही उदाहरण कौन सा है? संभावित संसाधन वो संसाधन होते हैं बच्चों जिनको फ्यूचर में हम एज अ रिसोर्स यूज़ कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए है वर्तमान में उपयोग हो रही जल विद्युत, बी है उपयोग में लाई जा रही कृषि भूमि, सी है विकसित खनिज भंडार, डी है राजस्थान में सौर ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, क्योंकि राजस्थान में सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधे आती है और बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तो आने वाले वक्त में हम इसको, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास होता है बच्चों सभी का विकास। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो ए है केवल औद्योगिक विकास, बी है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना विकास, सी है संसाधनों का अधिक दोहन, डी है केवल वर्तमान पीढ़ी का लाभ। तो इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि सतत विकास वही होता है जिसमें हम आज की ज़रूरतें भी पूरी कर ले और भविष्य की पीढ़ी की जो आवश्यकताएं होंगी उनसे बिना समझौता किए हुए आज हम विकास करें, उसी को सतत विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए है कृषि उत्पादन से, बी है जनसंख्या नियंत्रण से, सी है औद्योगिक विकास से, डी है सतत विकास से। तो एजेंडा 21 हमारा संबंधित है बच्चों सतत विकास, डी से। सतत विकास के लिए ही एजेंडा 21 बनाया गया है और ये एक कार्य प्रणाली है जिसके अनुसार विश्व के सभी देशों को कार्य करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन, और वो 1992 में हुआ था बच्चों। तो हमें बताना है कि वो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है जिनेवा
ऑप्शन डी है पेरिस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, रियो डी जेनेरियो। ये ब्राज़ील का एक शहर है बच्चों, जहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सतत विकास की बात हुई थी और एजेंडा 21 यहीं पे रखा गया था। तो ब्राज़ील का ये शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में बच्चों। क्वेश्चन 8 है हमारा, भारत में संसाधन नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? संसाधन नियोजन का अर्थ है बच्चों कि जो हमारे संसाधन है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जाए, बिना वेस्ट किए उनको कैसे उपयोग किया जाए, इसी को संसाधन नियोजन कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ए है हरित क्रांति के समय, बी है प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से, सी है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, डी है औपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से। पंचवर्षीय योजनाएं बच्चों पहली जो हमारी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, उसने 5 साल के लिए योजनाएं बनाई थी देश के विकास के लिए। उसी समय संसाधन नियोजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्न में से कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है? यानी कौन सा राज्य भारत का है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, यानी कि वो समृद्ध है, रिच है उस मामले में। तो ऑप्शन ए है बच्चों पंजाब, बी है हरियाणा, सी है झारखंड और डी है केरल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों झारखंड। झारखंड में भारत के 40% खनिज संसाधन पाए जाते हैं बच्चों। यहाँ पे लौह अयस्क भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड समृद्ध है खनिज संसाधनों के मामले में। 40% ये भारत के खनिज संसाधनों को अपने पास रखता है, 40% की मांग यहाँ से पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा, भूमि उपयोग के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? यानी भूमि का जब हम उपयोग करते हैं तो क्या है जो उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला है ए वन, बी बंजर भूमि, सी चारागाह, डी पर्वतीय ढाल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, पर्वतीय जो ढाल हैं उस जगह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत मैदान है? भारत का जो एरिया है बच्चों उसका कितना प्रतिशत मैदान है, यानी कि खुले मैदान भारत के पास हैं? तो ऑप्शन ए है 43%, बी है 30%, सी है 27%, डी है 55%। तो ये है बच्चों इसका सही आंसर है ए, 43% ही भारत के पास मैदान है, खुला एरिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, भूमि क्षरण का मुख्य कारण कौन सा है? क्षरण का मतलब होता है बच्चों हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, नुकसान करना। तो ऑप्शन ए है नवीकरण, बी है नियंत्रित सिंचाई, सी है अत्यधिक चराई, जी है जैविक खेती। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, अत्यधिक चराई से भी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती है बच्चों, और जिससे भूमि क्षरण होता है, भूमि का नुकसान होता है। क्वेश्चन 13, पंजाब और हरियाणा में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब और हरियाणा में ऐसे क्या कारण है जिससे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो रही है, भूमि बर्बाद हो रही है? तो ए है खनन, बी है अधिक सिंचाई, सी है वनों की कटाई, डी है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है बच्चों जब उपजाऊ भूमि से रेतीली भूमि हो जाए, जैसी राजस्थान में होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों बी, अधिक सिंचाई के कारण। क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो कृषि होती है बच्चों उसको सिंचित कृषि कहते हैं, और उसमें पानी सिंचाई जो की जाती है खेतों में वो की जाती है ट्यूबवेल से, कुएं से, झीलों से। तो उसके कारण, ज़्यादा सिंचाई के कारण भी भूमि क्षरण होता है पंजाब और हरियाणा में। क्वेश्चन 14 है बच्चों, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? ए है कम उपजाऊ, बी है रेतीली, सी है अम्लीय प्रकृति, डी है कपास की खेती के लिए उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादातर
पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, जल द्वारा मिट्टी का कटाव जब परत के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब बारिश होती है या बाढ़ आती है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है पानी के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चादर कटाव, ऑप्शन बी है गली कटाव, ऑप्शन सी है पवन कटाव, ऑप्शन डी है हिमानी कटाव। तो उसको कहते हैं बच्चों चादर कटाव। ऑप्शन ए ठीक है इसका, चादर कटाव। मिट्टी के भूमि के ऊपर की जो शीट होती है बच्चों, ऊपरी जो लेयर होती है वही बहुत उपजाऊ होती है और पानी तेज गति से जब आता है तो इसको बहा के ले जाता है, तो इसी को कहा जाता है बच्चों चादर का कटाव। क्वेश्चन 16 है हमारा, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता से अर्थ होता है बच्चों हमारा बहुत तरह के जीव जंतु, तो उससे क्या तात्पर्य है हमारा? ए है केवल पौधों की विविधता, बी है केवल पशुओं की विविधता, सी है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जीव जातियों की विविधता, डी है केवल वनों की विविधता। विविधता होती है बच्चों अलग अलग डिफरेंट तरह की, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जीव जातियों की विविधता होती है। उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु कीट पतंग पक्षी सभी कुछ आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत को जैव विविधता की दृष्टि से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है जैव विविधता से गरीब देश, बी है मेगा जैव विविधता देश, सी है मरुस्थलीय देश, डी है औद्योगिक देश। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, मेगा जैव विविधता देश, यानी बड़े पैमाने पर हमारे देश के अंदर जैव विविधता पाई जाती है। वो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहुत तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे कीट पतंग हमारे देश में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा देश आता है मेगा जैव विविधता वाले देशों में, यानी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारा, भारत में विश्व की कुल जैव प्रजातियों का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? विश्व में जितनी भी जैव प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं बच्चों, उसका कुल कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है बच्चों 2%, बी है 5%, सी है 8% और डी है 15%। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी 8%। 8% जो जैव विविधता है वो भारत के अंदर पाई जाती है। जैव विविधता का अर्थ होता है बच्चों ऐसे जीव जंतु ऐसे पेड़ पौधे जो सिर्फ भारत में पाए जाएंगे, कहीं और नहीं पाए जाएंगे, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। क्वेश्चन 19 है बच्चों हमारा, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ए है केवल लकड़ी प्राप्त करने के लिए, बी है केवल पर्यटन बढ़ाने के लिए, सी है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, डी है केवल रोजगार के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बनाए रहे, वो बना रहे, उसमें नुकसान ना हो, नहीं तो मनुष्य का रहना जीव जंतुओं का रहना धरती पर असंभव हो जाएगा बच्चों, ये पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए वन और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है ताकि हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है वो बना रहे। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। क्वेश्चन 20 है हमारा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अधिनियम होता है बच्चों कानून, तो वन्य जीव जंगलों के जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए ताकि उनका कोई शिकार ना करे, ऐसा कानून भारत के अंदर कब बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1986। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, 1972 में सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए एक अधिनियम एक कानून पारित किया था जिसके अनुसार वनों के जीव जंतुओं को पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और ये एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये है बच्चों 1972 में बनाया गया था ये कानून। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को बचाने की शुरुआत भारत के अंदर कब हुई थी? क्योंकि बाघों की जो संख्या है बच्चों वो एकदम से बहुत ज़्यादा गिर गई थी बाघों में, और ये खतरे की श्रेणी में आ गया था, यानी कि बाघ लुप्त होने की कगार पर आ गया था। तो ऑप्शन ए है बच्चों 1969, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1975। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी 1973। 1972 में लॉ बनाया गया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत हमें बाघ का शिकार नहीं करना है, उसको सुरक्षा देनी है, संरक्षण उसका करना है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 22 है हमारा बच्चों, निम्न में से कौन सा जानवर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया है? ए है हाथी, बी है गैंडा, सी है शेर, डी है बाघ। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी। मैंने अभी आपको बताया था बाघ को सुरक्षित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बाघ। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट का क्या अर्थ है? ए है निजी स्वामित्व वाले वन, बी है समुदाय द्वारा संरक्षित वन, सी है सरकार द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित वन, डी है कृषि के लिए उपयोगी वन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, जिन वनों को सरकार पूर्ण रूप से संरक्षित कर दे, अपने अंडर ले ले, उनको कहा जाता है आरक्षित वन। यहाँ पर आसपास के जो समुदाय होते हैं, आम जो लोग होते हैं, उनका जाना यहाँ पर प्रतिबंध होता है, बैन होता है। यहाँ पे कोई आना जाना नहीं होता, सिर्फ जंगल विभाग के लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है बच्चों रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो सही उत्तर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? ए है जहां शिकार की पूरी अनुमति हो, बी है जहां वनों को और अधिक शरण से बचाया जाता है, सी है निजी व्यक्तियों के वन, डी है केवल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, संरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है जहां अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनको और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ये भी सरकार के अंडर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 25 है बच्चों, अवर्गीकृत वन का स्वामित्व किसके पास होता है? तो ए है केवल केंद्र सरकार के पास, बी है केवल राज्य सरकार के पास, सी है निजी व्यक्तियों और समुदायों के पास, डी है केवल वन विभाग के पास। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं बच्चों जिनमें व्यक्ति जो आसपास के समुदाय होते हैं, लोकल जो मनुष्य वहाँ पे रहते हैं, वो इन वनों में आ जा सकते हैं, लकड़ियाँ चुन सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, घास काट सकते हैं। तो वो वन होते हैं अवर्गीकृत वन, और इनकी जो देखभाल है वो निजी स्तर पर की जाती है, या वहाँ के जो समुदाय होते हैं, लोकल समुदाय, वो इनकी देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, निम्न में से कौन सा राज्य आरक्षित वनों के बड़े क्षेत्र के लिए जाना जाता है? यानी कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पे बहुत बड़ी संख्या में आरक्षित वन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं और यहाँ के जो वन है उनको आरक्षित वन घोषित किया गया है। सतपुड़ा के घने जंगल भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो आरक्षित वनों की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, सामुदायिक भागीदारी द्वारा वन संरक्षण का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? यानी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो वनों की देखभाल करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है? और नहीं, सॉरी, सामुदायिक भागीदारी द्वारा वन संरक्षण का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है जहाँ पे सामुदायिक लोगों द्वारा वन संरक्षण, पेड़ों को बचाया गया था? ये उदाहरण कौन सा है? तो ए है हरित क्रांति, बी है श्वेत क्रांति, सी है चिपको आंदोलन, डी है औद्योगिक नीति। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत बच्चों लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों को कटने से बचाया था, और इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया था। तो बहुत ही मशहूर यह आंदोलन है चिपको आंदोलन। क्वेश्चन 28 है बच्चों हमारा,
पवित्र उपवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पवित्र उपवन ऐसे जंगल, ऐसे वन होते हैं बच्चों जो सामुदायिक, जो उनके आसपास के स्थानीय लोग जो होते हैं वो इनको पवित्र पेड़ मानते हैं, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा पाठ करते हैं, तो इनको कहा जाता है पवित्र उपवन। ऑप्शन ए है हमारा लकड़ी उत्पादन, बी है कृषि विस्तार, सी है धार्मिक आस्था के कारण संरक्षण, डी है औद्योगिक उपयोग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक आस्था के कारण इनकी रक्षा की जाती है, तो इसका उत्तर है बच्चों सी, धार्मिक आस्था के कारण संरक्षण। इनको कहा जाता है पवित्र उपवन, ऐसे जंगलों को। क्वेश्चन 29 है बच्चों हमारा, संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? यानी कि जहां पर सरकार और आम समुदाय, लोकल लोग मिलकर जंगलों की देखभाल करें, उनकी मैनेजमेंट करें, उनका प्रबंधन करें, किस राज्य में ये शुरुआत सबसे पहले हुई थी? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है राजस्थान, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, ओडिशा। ओडिशा में ये सबसे पहले शुरू किया गया था। क्वेश्चन 30 है बच्चों हमारा, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी मिलकर, वन विभाग भी और लोकल जो लोग हैं वो भी वनों की देखभाल करें, उनका प्रबंधन करें, इसका उद्देश्य क्या है? तो ए है वनों का निजीकरण, बी है केवल लकड़ी उत्पादन, सी है स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वन संरक्षण, डी है औद्योगिक विकास। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वन संरक्षण करना, वनों को बचाना। सही उत्तर होगा बच्चों सी। क्वेश्चन 31 है बच्चों, निम्न में से कौन सा जीव संकटग्रस्त है श्रेणी में आता है? तो ए है गाय, बी कुत्ता, सी बाघ, डी बकरी। तो वो है बच्चों सी, बाघ। 32 है बच्चों, जैव विविधता के संरक्षण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? जैव विविधता मैंने आपको बताया, जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको बचाया जाए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए है बच्चों केवल सरकार की, बी है केवल उद्योगों की, सी है स्थानीय समुदायों की, डी है केवल वैज्ञानिकों की। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, स्थानीय समुदायों की सहायता से, सपोर्ट से हम अपने जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। 33 है बच्चों, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के, राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? तो ए है खनन के लिए, बी है वन कटाई के लिए, सी है वन्य जीव संरक्षण के लिए, डी है औद्योगिकरण के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, वन्य जीव संरक्षण के लिए राजस्थान का बिश्नोई समुदाय जाना जाता है, प्रसिद्ध है वो इसके लिए। 34 है बच्चों हमारा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य एम क्या है उनका? तो ए है खेती को बढ़ावा देना, बी है पर्यटन को रोकना, सी है वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना, या डी है शहरी विस्तार को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना, बिल्कुल उनको जंगलों जैसी फीलिंग्स देना, जंगलों में जैसे जीव जंतु आजाद घूमते हैं वैसे ही आवास क्षेत्र में उनको रखना। क्वेश्चन 35 है बच्चों, वन और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों हमें अपने वन और वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को बचाना चाहिए? क्या आवश्यक है इसके लिए, क्यों जरूरी है ये? तो ऑप्शन ए है केवल आर्थिक लाभ के लिए, बी है केवल सौंदर्य के लिए, सी है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए, डी है केवल परीक्षा के लिए। तो आप इसको बिल्कुल इजीली बस बता सकते हैं, इसका आंसर है बच्चों सी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमें अपने वन और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 36 है बच्चों, जल दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? यानी जल संकट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है जल का अत्यधिक और असमान उपयोग, बी है नदियों की संख्या कम होना, सी है हिमनदों का पिघलना, डी है समुद्र का विस्तार। तो इसका सही उत्तर ए है बच्चों, क्योंकि
जल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण जल दुर्बलता, जल संकट आ जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए। क्वेश्चन 37 है बच्चों हमारा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नदी परियोजनाओं के लिए बहुत सारी नदियों के लिए परियोजनाएं यानी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों। ऑप्शन ए है केवल पर्यटन विकास के लिए, बी है केवल बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, सी है सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए, डी है शहरी विस्तार के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, सिंचाई के लिए और जल विद्युत उत्पादन के लिए, यानी पानी से बिजली भी बनाई जाए और उस पानी को खेतों के लिए इस्तेमाल किया जाए सिंचाई के रूप में। क्वेश्चन 38 है बच्चों हमारा, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है। तो ऑप्शन ए है बंदरगाहों को, बी है नहरों को, सी है कारखानों को और डी है बांधों को। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। 39 है बच्चों हमारा, वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। संचयन होता है बच्चों इकट्ठा करना। तो ऑप्शन ए है भूजल स्तर में वृद्धि, बी है नदी प्रदूषण बढ़ना, सी है समुद्री जल बढ़ना, डी है बाढ़ में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, भूजल स्तर में वृद्धि। जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे, उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, तो उससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी, यानी कि भूमि के नीचे जो पानी होता है बच्चों, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल से, हैंडपंप से, उसका स्तर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो भूजल स्तर में वृद्धि होगी जल संचयन से। क्वेश्चन 40 है बच्चों हमारा, टांका किस राज्य की पारंपरिक जल संचयन प्रणाली है। यानी कि पानी को इकट्ठा करने की प्रणाली है और बहुत पुरानी प्रणाली है, इसको कहा गया है टांका। तो ये किस राज्य में होती है। ए है बच्चों गुजरात, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, राजस्थान। राजस्थान में पानी को सेव करने के लिए, बारिश के पानी को सेव करने के लिए बच्चों बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है टांका। इस पानी को वहाँ की जो लोग होते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, वो गर्मी में इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और इनको टांका कहा जाता है। तो सही उत्तर है बच्चों बी। 41 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। नर्मदा नदी है, उस पर बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसका मुख्य कारण क्या था। ए है जल प्रदूषण, बी है वर्षा की कमी, सी है बड़े बांधों से विस्थापन, डी है सिंचाई सुविधा में कमी। तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों वो है सी, बड़े बांधों से विस्थापन। विस्थापन होता है बच्चों, जैसे जहाँ पे बड़ा बांध बनाया जाएगा वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोगों को हटा के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है बच्चों, और ऐसे में वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपना घर बार रोजगार सब कुछ उनका छूट जाता है और दूसरी जगह पर जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल से उनको वह वहाँ पर बस पाते हैं, रह पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है बच्चों विस्थापन। एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित कर देना लोगों को विस्थापन कहलाता है। और ये तब होता है जब बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। तो बड़े बांधों से विस्थापन के लिए नर्मदा नदी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये हमारा सरदार सरोवर बांध बनाया गया था नर्मदा नदी पर, उस समय यह आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, विस्थापन के कारण हुआ था बच्चों। ये बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए। क्वेश्चन 42 है बच्चों हमारा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की एक प्रमुख आलोचना क्या है। क्या बुराई है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की। तो ए है लोगों का विस्थापन, बी है बिजली उत्पादन, सी है सिंचाई सुविधा, डी है रोजगार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे विस्थापन होता है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, लोगों का विस्थापन। ये सबसे बड़ी आलोचना होती है इन योजनाओं की। क्वेश्चन 43 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का उपाय नहीं है जिससे जल संरक्षण नहीं होता। तो ऑप्शन ए है वर्षा जल संचयन, बी है जल का पुनः उपयोग, सी है नदियों में अपशिष्ट छोड़ना और डी है पारंपरिक जल संरचनाएं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, नदियों में अपशिष्ट छोड़ने से जल संरक्षण नहीं होता बच्चों। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। क्वेश्चन 44 है बच्चों हमारा,
जल संसाधनों के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? क्या ऐसे कारण है जिससे हमारे जो जल संसाधन है, हमारी नदी, तालाब, झील, झरने, वो प्रदूषित हो जाती हैं? तो ऑप्शन ए है बच्चों अत्यधिक वर्षा से, बी है औद्योगिक अपशिष्ट से, सी है हिमनद से, डी है वाष्पीकरण से। तो हम सभी जानते हैं हमारे जो जल संसाधन है उनको प्रदूषित करती हैं औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से जो वेस्ट नदियों में, झीलों में छोड़ दिया जाता है, उसके कारण हमारे जल संसाधन प्रदूषित होते हैं बच्चों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 45 है बच्चों, बांधों से संबंधित सामाजिक समस्या कौन सी है? ए है जल विद्युत उत्पादन, बी है बाढ़ नियंत्रण, सी है लोगों का विस्थापन, डी है सिंचाई सुविधा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये है सी, लोगों का विस्थापन। बांधों से संबंधित सामाजिक समस्या है लोगों का विस्थापन, जिससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत अस्थिरता उनके जीवन में आ जाती है। क्वेश्चन 46 है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सा पारंपरिक जल संरक्षण का उदाहरण है? यानी पुराना तरीका है जल को बचाने का, पारंपरिक है, पुराना तरीका है। ए है टांका, बी है नहर, सी है ट्यूबवेल, डी है बांध। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, टांका। टांका पुराना पारंपरिक जल संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है, पानी को बचाने का, सेव करने का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत पुराना है और राजस्थान के अंदर इसको अपनाया जाता है। क्वेश्चन 47 है बच्चों हमारा, भारत में जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ए है जल असीमित है, बी है वर्षा बहुत अधिक होती है, सी है जल दुर्बलता बढ़ रही है, डी है जल केवल उपयोग के लिए है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, जल दुर्बलता बढ़ रही है, जल का संकट आ रहा है भारत में। पानी, जो पीने का पानी होता है ना बच्चों, वो बहुत कम मात्रा में है, जिसके कारण ये जल संरक्षण करना ज़रूरी है और पानी की जो कठिनाई है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। क्वेश्चन 48 है हमारा बच्चों, भूजल के अत्यधिक दोहन का परिणाम क्या होता है? दोहन होता है बच्चों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मिसयूज़ करना, बार बार उसको इस्तेमाल करना। तो भूजल के अत्यधिक दोहन का परिणाम क्या होता है? ए है भूजल स्तर बढ़ता है, बी है जल की गुणवत्ता सुधरती है, सी है नदियाँ चौड़ी होती हैं, डी है भूजल स्तर गिरता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, भूजल स्तर गिरता है। जमीन के नीचे का जो पानी है वो और नीचे गहराई में चला जाता है अत्यधिक दोहन के कारण बच्चों। क्वेश्चन 49 है बच्चों हमारा, किस प्रकार की कृषि में जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी खेतों में दिया जाता है, फसलों में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों सिंचित कृषि, बी है मिश्रित कृषि, सी है वर्षा आधारित कृषि, डी है जैविक कृषि। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, सिंचित कृषि। सिंचित कृषि ऐसी कृषि होती है बच्चों जिन खेतों में ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, झीलों से पानी दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए। क्वेश्चन 50 है बच्चों हमारा, भारत में कृषि को आजीविका का साधन क्यों कहा जाता है? आजीविका होती है बच्चों रोजगार, रोजगार इसको क्यों कहा गया है भारत के अंदर? तो ए है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, बी है क्योंकि कृषि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, सी है क्योंकि कृषि में पूंजी कम लगती है, डी है क्योंकि कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, भारत में कृषि को आजीविका का साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जो भारतीय जनता है, भारत के जो लोग हैं, वो कृषि पर निर्भर करते हैं बच्चों, कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं अपने रोजगार के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए। क्वेश्चन 51 है बच्चों, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? खरीफ फसल होती है बच्चों जो मॉनसून के समय पे उगाई जाती है। तो ए है गेहूं, बी है चना, सी है धान, डी है सरसों। तो मॉनसून के समय पे धान उगाया जाता है बच्चों, क्योंकि धान को बहुत बारिश की आवश्यकता होती है, तापमान बहुत अधिक चाहिए होता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, धान एक खरीफ फसल है बच्चों। 52 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, रबी फसलें सामान्यतः कब बोई जाती हैं? रबी फसलें होती हैं बच्चों ये सर्दी
में बोई जाती हैं और इनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी, अक्टूबर और नवंबर। रबी फसलें अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाती हैं बच्चों और इनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गई। तो ये फसलें रबी फसलें होती हैं बच्चों। तो इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन 53 है बच्चों, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल पैदा किया जाता है, उगाया जाता है? तो ए है पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु, डी है बिहार। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में ही उगाया जाता है और भारत चावल निर्यात करने का बहुत बड़ा देश है। बहुत बड़ी मात्रा में चावल निर्यात किए जाते हैं भारत से। 54 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? कैश क्रॉप, जिसको बेच के हम पैसा कमाते हैं। ए है गेहूं, बी है चावल, सी है जवार, डी है कपास। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कपास। गेहूं, चावल, जवार, इनको तो हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कपास एक लौती फसल ऐसी है जिसको बेचने के लिए ही उगाया जाता है। क्वेश्चन 55 है बच्चों हमारा, भारत में चाय उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशा कौन सी है? ऐसे कौन सी भौगोलिक स्थिति है? क्या टेम्परेचर चाहिए होता है? क्या बारिश होती है? कैसी मिट्टी चाहिए होती है जो चाय के लिए बहुत अधिक हो, चाय की खेती बहुत अच्छी हो पाए? तो ऑप्शन ए है बच्चों हमारा कम तापमान और कम वर्षा, बी है अधिक तापमान कम वर्षा, सी है अधिक तापमान अधिक वर्षा, डी है शुष्क जलवायु। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, चाय उगाने के लिए बच्चों अधिक तापमान चाहिए और अधिक वर्षा चाहिए। तो सही उत्तर हो गया सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, रेशेदार फसलों में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? रेशेदार फसलें वो होती हैं बच्चों जिनसे धागे बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्या है जो भारत में उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वो किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ए है जूट, बी है सन, सी है कपास, डी है रेशम। तो कपास इसका सही उत्तर होगा बच्चों, सी इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल कपास के अंतर्गत आता है। कपास उगाया जाता है बड़े बड़े क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है बच्चों, निम्न में से कौन सी फसल जायद फसल है? तो सबसे पहले आप बताइए कि जायद फसल क्या होती है? जायद फसल होती है बच्चों जो बारिश, जो मॉनसून, यानी कि आप कह सकते हैं इसको रबी और खरीफ फसलों के बीच में उगाई जाती है। ना तो ये मॉनसून के समय उगाई जाती है, ना ये सर्दी के समय उगाई जाती है। तो इनको कहा जाता है बच्चों जायद फसलें और ये मार्च से अप्रैल के बीच उगाई जाती हैं और जून जुलाई तक इनको काट लिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन है बच्चों ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी तरबूज। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी तरबूज, क्योंकि ये हमें गर्मी में ही खाने को मिलता है। तो इसको कहा जाता है बच्चों जायद फसल। ये मार्च और अप्रैल में उगाई जाती हैं, इनको जायद फसल कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन 58 है हमारा, भारत में गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है भारत के अंतर्गत जहां पर गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है? तो ए है शुष्क पठारी क्षेत्र, बी गंगा सिंधु का मैदान, सी हिमालय क्षेत्र, या डी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, गंगा सिंधु का मैदान है जहाँ पे गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। वहाँ की जो मिट्टी और जलवायु है वो गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी। क्वेश्चन हमारा 59 है बच्चों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सी ऐसी बात है जो सही है? ऑप्शन ए है भारत विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, बी है भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, सी है भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, डी है भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। सदियों से भारत से मसाले पूरी दुनिया में जाते रहे हैं, उनका निर्यात होता रहा है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी। इसका सही उत्तर है डी,
क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है बच्चों, मिश्रित कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है केवल फसल उत्पादन, बी है केवल पशुपालन, सी है फसल और पशुपालन दोनों होता है, डी है केवल नकदी फसलें। तो मिश्रित कृषि बच्चों उसी कृषि को कहा जाता है जिसमें खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, फसल को भी उगाया जाए और पशुओं को भी पाला जाए। गाय, भेड़, बकरी इनको भी किसान पालते हैं और फसलें भी उगाते हैं, तो इसी को कहा जाता है बच्चों मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है बच्चों, भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या है? भारत में हरित क्रांति जो हुई है, फसलों को उगाने में जो तेजी आई है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, क्या प्रभाव रहा है भारत पर उसका? तो ए है कृषि क्षेत्र में गिरावट आई है, बी है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, सी है निर्यात में कमी आई है, डी है सिंचाई का अंत हुआ है। तो हरित क्रांति से बच्चों हमारे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमारे गेहूं, चावल, जौ इन सब की जो खाद्यान्न जो फसलें हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं, जिसको कहा जाता है हरित क्रांति बच्चों। तो सही उत्तर है इसका बी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 है बच्चों, निम्न में से कौन सा कृषि की समस्या नहीं है? ए है भूमि का विखंडन, बी है सिंचाई की कमी, सी है उन्नत बीजों की उपलब्धता, डी है प्राकृतिक आपदाएं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, उन्नत बीजों की उपलब्धता तो कृषि के लिए अच्छी होती है, समस्या नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। क्वेश्चन 63 है बच्चों हमारा, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है बच्चों जहां पे कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए देखते हैं केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बच्चों कर्नाटक। कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन 63 हो गए बच्चों, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।